नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी को शुरू किया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी को शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें पढ़ना है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट 3 चीज़ें हमें पढ़ना है। वेब टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही वेब पेज बनता है। और कई सारे वेब पेज को अगर हम कंबाइन कर दें आपस में तो उसे हम लोग वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जावा स्क्रिप्ट को सीखना है। तो जावा स्क्रिप्ट को सीखने से पहले हमें कोर जावा को सीखना होगा। ठीक है, कोर जावा को सीखना होगा और कोर जावा आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, सिलेबस में भी है, फर्स्ट यूनिट में आपके जो है कोर जावा भी दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कोर जावा के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद में हम जावा के हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि एक छोटा सा हम प्रोग्राम जब बना लेंगे तो उसमें जो कुछ चीज़ें होंगी तब आपको मतलब जब हम उसकी हिस्ट्री बताएंगे तो बीच बीच में कहेंगे कि क्लास क्या होता है या फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए हम छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ठीक है, जावा की जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर करेंगे। और देखिए, आप विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और JDK को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके कारण आपका जो जावा होगा वो रन करेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड पर जावा की प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम एक फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, किसी फ़ोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक हमने फ़ोल्डर बना के रखा है जावा प्रोग्राम का। ठीक है, जावा प्रोग्राम का एक फ़ोल्डर हमने बना के रखा है। तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर जावा प्रोग्राम का हमने बना के रखा है, इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये न्यू फाइल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक प्रोग्राम जावा का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि जावा का प्रोग्राम आखिर वर्क कैसे करता है, लॉजिक क्या होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास फाइल बनाने के, या तो आप न्यू फाइल पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, या तो यहाँ पर देखिए न्यू फाइल का एक ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रहा है। तो ये जो आपका जावा प्रोग्राम फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है, ये आपका जावा प्रोग्राम फोल्डर खुला हुआ है। जब आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, ये हमारी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए फाइल का नाम पूछ रहा है। ठीक है, फाइल का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ भी दे रहे हैं। मान लीजिए फाइल का नाम हमने दे दिया एग्जाम्पल। ठीक है, फाइल का नाम हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको डॉट जावा लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, डॉट जावा लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जावा की फाइल है, तो डॉट जावा एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डॉट जावा एक्सटेंशन हमने लगा दिया और ये हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। और देखिए ये जो जावा टूल होता है, ठीक है, जावा टूल होता है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से एक्सटेंशन पर जाना है। ठीक है, यहाँ से आप एक्सटेंशन पर जाएंगे, यहाँ से आप एक्सटेंशन पे जाएंगे तो जावा एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जावा एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जिससे क्या होगा, जब आप कोड लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करेगा, नहीं तो आपको टाइपिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर आप नहीं भी डाउनलोड करेंगे तो आपका प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से चलेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या होगा कि जब उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो जब आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको सजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपने फाइल सेव कर दी, एग्जाम्पल डॉट जावा इसका नाम हो गया। ठीक है जी, एग्जाम्पल इसका नाम है और डॉट जावा इसका एक्सटेंशन है। ओके, अब देखिए हम आगे इसको कोड को लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा जो आपकी होती है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, मतलब इसमें जितना कुछ होता है सब कुछ क्लास में होता है। ठीक है, जो कुछ भी होता है सब कुछ क्लास में होता है। क्लास के अलावा मतलब इसमें क्लास से बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो मेन फंक्शन होता है वो भी आपका क्लास के ही अंदर होता है। तो जावा आपका शुरू होता है क्लास से। ठीक है, हमेशा क्लास से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास बनाया और क्लास का नाम आपको वही रखना पड़ेगा जो आपने फाइल का नाम रखा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप फाइल का नाम कुछ भी नहीं रख सकते हैं।
यहाँ पर आप फाइल का नाम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। वो क्लास जिस क्लास के अंदर आपने मेन मेथड को डिफाइन किया है, ठीक है, वो क्लास जिसमें मेन मेथड है, आपकी फाइल का नाम उसी क्लास के नाम का होगा। ठीक है, उसी क्लास के नाम का होगा, मतलब उसमें केस सेंसिटिव भी होता है। जैसा नाम आपके क्लास का होगा जिसमें आपका मेन फंक्शन होता है, वैसा ही नाम आपकी फाइल का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने फाइल का नाम रखा है example.java, तो यहाँ पर क्लास का नाम भी हमें रखना पड़ेगा example.java। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास का नाम भी हमें रखना पड़ेगा एग्जाम्पल। ठीक है, डॉट जावा तो उसका एक्सटेंशन है, लेकिन क्लास का नाम हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास शुरू हुई और इसका नाम हमने रख दिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए मेन मेथड हम लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे पब्लिक। ठीक है, पब्लिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, मेन मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। अगर आप मेन मेथड को प्राइवेट कर देंगे तो आपका प्रोग्राम में एरर मिलेगा। ठीक है, आपको प्रोग्राम में एरर मिलेगा क्योंकि मेन मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि मेन को हमेशा कंपाइलर कॉल करता है। ठीक है, मेन को हमेशा कंपाइलर कॉल करता है क्योंकि मेन मेथड से ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है, मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको मेन फंक्शन को हमेशा पब्लिक रखना है और आपको स्टैटिक रखना है। ठीक है, पब्लिक और स्टैटिक दो चीजें आपको मेन को रखना है। ठीक है, अब देखिए आप स्टैटिक क्यों रखेंगे। आपको पता है कि आपने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी तो वहां पर आपने देखा कि अगर आपके पास कोई क्लास होता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्लास होता है और उस क्लास को अगर आप बिना ऑब्जेक्ट किए रन कराना चाहते हैं, मतलब बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रन कराना चाहते हैं, तो उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो स्टैटिक होगा। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर जो होगा आपका स्टैटिक होगा, ताकि मतलब कि क्योंकि मेन जो होता है सबसे पहले रन होता है। ठीक है, मेन आपका जो फंक्शन होता है सबसे पहले रन होता है। तो क्योंकि जब कोई क्लास एक दूसरे क्लास के अंदर कॉल की जाती है, ठीक है, दूसरे क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल किया जाता है उसको, तो उसका ऑब्जेक्ट वहां पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन क्योंकि सबसे पहले रन होगा, ठीक है, मेन क्योंकि सबसे पहले रन होगा, तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मेन ही सबसे पहले कॉल हो रहा है। तो मेन तो मतलब मेन से पहले कुछ कॉल नहीं हो रहा, तो मेन का ऑब्जेक्ट बना के उसको नहीं मतलब कि कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका टाइप हमें स्टैटिक रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेन फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको पब्लिक समझ में आया होगा पब्लिक क्यों रखना है, और स्टैटिक समझ में आया होगा स्टैटिक क्यों रखना है। अब देखिए आप मेन का डेटा टाइप रखेंगे तो यहाँ पर हमने रख दिया वाइड। ठीक है, मेन का डेटा टाइप हमने वाइड रख दिया। वाइड का मतलब ये होता है कि मेन का डेटा टाइप कुछ नहीं। ठीक है, अब हम मेन का नाम रखेंगे, ये हमने मेन का नाम रख दिया। ठीक है, ये हमने मेन का नाम रख दिया। अब देखिए इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। ठीक है, मेन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं, उनकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन चाहे आप आर्ग्यूमेंट पास करें चाहे ना पास करें, यहाँ पर आपको एक पैरामीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैरामीटर रखना पड़ेगा और यही पैरामीटर हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, ARGS, ये आपको एक स्ट्रिंग मतलब कि आपको एक एरे है जो जिसका टाइप स्ट्रिंग है, ये आपको हमेशा इसके पैरामीटर में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको मतलब कि अभी नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब आपको जब थोड़ा बहुत आप प्रोग्रामिंग सीख लेंगे जावा की तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप मेन मेथड में भी आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहते हैं तो इस एरे के थ्रू या ये जो आपका स्ट्रिंग एरे है, मतलब कि एरे जो आपका स्ट्रिंग टाइप का एरे है, इसके थ्रू आप मेन में मतलब कि कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, मेन में कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए ये पैरामीटर रखा जाता है। ठीक है, और इसका नाम जैसा है वो एज इट इज रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो ARGS की जगह पर आप कुछ और नहीं रख सकते हैं, ये जैसा है आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मेन को डिफाइन करेंगे, यहाँ से हमने कर्ली ब्रेसेस को शुरू किया, अब हम मेन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब मेन के अंदर जो काम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, मेन के अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे system.out.println। ठीक है, इतना लंबा आपको ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा system.out.println। ठीक है, उसके बाद में आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में आप सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ भी याद रखिएगा जितने स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लास्ट में यहाँ जावा में भी सेमी कॉलन लगाया जाता है, जैसे हम लोग C और C++ में लगा रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए ये आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बन गया। तो इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर हमने क्लास सबसे पहले क्यों बनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया जावा जो होता है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। उसमें क्लास मतलब जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी क्लास में ही होती हैं। मतलब आपका जो प्रोग्राम होगा वो छोटी छोटी क्लास में ही डिवाइड होगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका क्लास में ही डिवाइड होगा। तो मतलब कि हर एक यूनिट जो होगी उसमें क्लास ही होगी, क्लास के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें जो होती हैं वो क्लास के अंदर होती हैं। अब आप खुद देख रहे हैं जब मेन फंक्शन खुद क्लास के अंदर है तो बाकी सभी चीजों को तो क्लास के अंदर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया इसको पब्लिक हमने क्या किया, पब्लिक हमने इसलिए किया कि ताकि इसे हम कोई कहीं से भी एक्सेस कर सके। स्टैटिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर हमने इसलिए रखा है ताकि इसका बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम मेन को रन कर सकें। और यहाँ पर वाइड हमने रखा है, ये इसका डेटा टाइप है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर पैरामीटर रखा है ताकि हम मेन में अगर कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है जो आपको प्रिंट करा के देगी system.out.println, जो आपको प्रिंट करा के देगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे आप सी और C++ में लिख रहे थे printf, सेम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा system.out.println। ठीक है, अब देखिए println तो प्रिंट कराता है लेकिन system.out ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये कुछ क्लासेज हैं। ठीक है, ये कुछ क्लासेज हैं, ये उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं, उसके हिसाब से ये कॉल किया गया है। ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा system.out.println। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप जब रन कराएंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल एस से हमने सेव किया। तो देखिए कंट्रोल एस से हमने सेव किया। अब देखिए इसको आप कंपाइल करेंगे। ठीक है, इसको आप कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने प्रॉम्प्ट खोल रखा है। ठीक है, यहाँ से हमने टर्मिनल खोल रखा है। अगर आपको टर्मिनल खोलना नहीं आता है तो यहाँ से आप टर्मिनल पर जाइए और न्यू टर्मिनल पर क्लिक कर देंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना है, ठीक है, यहाँ से अगर आपको इसको कंपाइल करना है तो आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा जावा सी। ठीक है, जावा सी, और इस फाइल का नाम देना होगा, जैसे इस फाइल का नाम है example.java। ठीक है, इस फाइल का नाम है example.java। तो यहाँ पर आपको यही कमांड लिखनी होगी जावा सी example.java। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। तो देखिए मैंने एंटर किया, ये फाइल कंपाइल अगर सक्सेसफुली होती है तो यहाँ पर आपको एरर नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको एरर मिल सकता है अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हुई तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा है तो मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फाइल तो हमने बनाई है। ठीक है, example.java तो हमने फाइल बनाई है, लेकिन example.class की फाइल ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी ऑटोमेटिक फाइल बन जाएगी जब भी आप इसे कंपाइल करेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी फाइल को कंपाइल करेंगे तो उसमें जितनी भी क्लासेज होंगी, ठीक है, उसमें जितनी भी क्लासेज होंगी उतनी डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ही क्लास थी। ठीक है, यहाँ पर एक ही क्लास थी क्योंकि इस क्लास का नाम एग्जाम्पल था। ठीक है, क्लास एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल डॉट क्लास की एक फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, डॉट क्लास एक्सटेंशन की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको देखिए हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए हमने डिलीट कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को हम दोबारा से कंपाइल करें, ठीक है, इसको अगर हम दोबारा से कंपाइल करें, यही कमांड हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसको जैसे ही कंपाइल करेंगे यहाँ पर देखिए डॉट क्लास फाइल बन के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एंटर करते हैं और यहाँ पर डॉट क्लास फाइल बन के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डॉट क्लास फाइल बन के आ गई। ठीक है, तो यही फाइल रन होगी अब। ठीक है, जब आपकी कंपाइल हो गई तो ये डॉट क्लास फाइल में मतलब कि कन्वर्ट हो गई है। अब ये फाइल आपको रन करना है। ठीक है, अब इसको आपको रन करने के लिए कमांड एग्जीक्यूट करना है जावा, और यहाँ पर आपको फाइल का नाम लिख देना है। ठीक है, जावा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नहीं लिखना है, जावा एग्जाम्पल आपको लिख देना है, तब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो जावा एग्जाम्पल हमने लिख दिया। आप देखिए एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर मिल गया है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर मिल गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से जावा का पहला प्रोग्राम बना के देख लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, कुछ आपको कंफ्यूजन है, मतलब कुछ आपको डाउट है, तो यहाँ पर आप चिंता मत करिए क्योंकि ये जावा का पहला प्रोग्राम है। धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में या फिर C++ के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लॉजिक आपको समझ में आ जाता है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।